वेलकम एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे पीवाईक्यू सीरीज में। आप सभी जानते हैं कि इस पीवाईक्यू सीरीज में हम 45 इयर्स के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। तो आज की जो थीम है वो है एनवायरनमेंट की थीम, और इस 45 इयर्स की कवरेज में हम थीम वाइज जो है एक एक टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। इससे पहले पॉलिटिक्स की वीडियो आ चुकी है, ज्योग्राफी की वीडियो आ चुकी है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन सभी की सब्जेक्ट्स की वीडियो आ चुकी है। और आज जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक जो है इन क्वेश्चंस का इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट करिए इन सभी क्वेश्चंस को। वहीं एडुकेमी आपको ऑफर कर रहा है जीएस क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं अपने जीएस फाउंडेशन नोट्स का वैल्यूएडिशन करना तो जीएस के एडुकेमी के क्लास नोट्स यूज कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा 9 दिसंबर से जो है प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पहला टेस्ट जो है 14 दिसंबर को था और जो दूसरा टेस्ट है वो 22 दिसंबर को होगा। तो प्लीज तैयार रहिए उन सभी चीजों के लिए। आज की जो थीम है वो है एनवायरनमेंट और उसके जो टॉपिक है वो है लेक, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया consider the following statement. First is the country's total geographical area under the category of wetlands is recorded more in Gujarat as compared to other states. And second is in India the total geographical area of coastal wetlands is larger than that of inland wetlands. Which of the statements given above are correct? देखिए, बहुत फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों ने ठीक से कोई डेटा वगैरह पढ़े होंगे, खासकर वेटलैंड्स जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अक्सर वेटलैंड्स के ऊपर किसी ना किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है द कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिक एरिया है, कैटेगरी ऑफ वेटलैंड, वो ज्यादा है गुजरात में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। फैक्ट के बेसिस पे ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुजरात का नेशनल वेटलैंड एटलस के अकॉर्डिंग जो गुजरात का टोटल एरिया है उसका लगभग 22 to 24% जो है वो वेटलैंड से ही कवर है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है रैन ऑफ कच्छ को, जो कि एक एक्सटेंसिव वेटलैंड एरिया है, जिसकी वजह से जो है परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ एरिया जो है बढ़ जाता है गुजरात। ठीक है, वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। जी नहीं, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनलैंड वेटलैंड्स है जो उनका एरिया ज्यादा है, कोस्टल वेटलैंड्स का कम है। लगभग कोस्टल वेटलैंड्स का 27% के आसपास ही है। कोस्टल वेटलैंड्स यानी कि वो वेटलैंड जो कोस्ट के पास है, जैसे कि रैन ऑफ कच्छ अपने आप में एक कोस्ट वेटलैंड है। ठीक है, इसके अलावा इनलैंड वेटलैंड के तो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, चाहे आप वूलर लेक ले लीजिए जम्मू कश्मीर का, और इस तरह का बहुत सारी लेक्स हैं जो आपका इनलैंड वेटलैंड में कैटेगरी में आती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है इन्होंने। Which one of the following functions of wetlands best reflects the above state? The option 1 is the water cycle in wetlands involves surface runoff, subsoil percolation, and evaporation. Second point is algae from the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles, and mammals thrive. Third is wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Or fourth point, that is D, is aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. देखिए, ये बताना है कि जो वेटलैंड्स हैं वो किडनीज की तरह फंक्शन कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इस तरह का इशारा दे रही है कि हाँ ये किडनी का ही काम है। लगभग सारे ही जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी वेटलैंड्स के ही काम है कभी ना कभी की सिचुएशन में। फर्स्ट देखिए, वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड एवापोरेशन। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की तरफ इशारा करता है। यहाँ पे कहीं भी जो है किडनी जैसा काम नहीं है, क्योंकि किडनी का बेसिकली काम क्या है? किडनी का काम है फिल्टर करना आपके अंदर जो कंटामिनेंट्स हैं बॉडी के अंदर, या कोई भी जो गलत पदार्थ आपकी बॉडी में आ गया उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करना आपके ब्लड को। तो वाटर साइकिल में ये आ रहा है पूरा हाइड्रोजन साइकिल जैसा। सेकंड पॉइंट है एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन व्हिच फिश, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। देखिए, ये जो है एक फूड चेन जैसी कोई बात कही है, इसमें भी कोई वेटलैंड की किडनी जैसा कोई रोल है नहीं। फिर है वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलाइजेशन। सेडिमेंटेशन बैलेंस, सॉइल स्टेबिलाइजेशन, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लड कंट्रोल के बारे में कोई बात कर रहे हो। इसमें भी जो है किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि किडनी का कोई रोल है। ऑप्शन डी है, वो कहता है कि हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है वेटलैंड। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेटलैंड्स क्या करता है, ट्रैप कर लेता है पॉल्यूटेंट्स को और हैवी मेटल्स को, जैसे कि लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इन जैसे हैवी कंटामिनेंट्स, हैवी मेटल्स को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद उन्हें प्योर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एक मशहूर प्लांट है वाटर ह्याकिंथ। वाटर ह्याकिंथ जहां जहां वेटलैंड्स में होता है वो यही काम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप करता है लेड, मर्क्यूरी जैसे हेवी मेटल्स को और क्लीन अप करता है एनवायरनमेंट को। तो किडनी का भी यही काम होता है और यही काम रेन फॉरेस्ट का है। तो बेस्ट स्टेटमेंट जो इसका मैच हो रही है वो है ऑप्शन डी। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो 9 दिसंबर 2024 को शुरू हो चुका है, कुछ उसके कंपोनेंट देख लेते हैं।
देखिए इसमें हम ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हर प्रैक्टिस टेस्ट में 25 क्वेश्चन हुआ करेंगे और एक एनालिसिस शीट होगी जिसमें आप एनालाइज कर सकेंगे कि कैसे किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। मैराथन सेशंस होंगे, लंबे लंबे सेशंस होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम एक एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ बैठ करके। आप लोग खुद से जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कैसे ट्रेंड को पकड़ सकें, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका खुद का एनालिसिस हो। बुक रीडिंग सेशंस किए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि बुक्स कैसे रीड करनी है। बुक्स के अंदर सब कुछ रीड नहीं करना होता, वहां पे फिल्टर आउट करनी होती है बहुत सारी चीजें, कुछ पढ़ने की होती है और कुछ जो है छोड़ने की। रिवीजन सेशंस होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उनका रिवीजन होगा। कोशिश ये रहेगी कि फाउंडेशन का सब कुछ रिवाइज हो जाए जल्द से जल्द। सेक्शनल टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, सभी का जो है एक एक करके सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट होंगे वही यूपीएससी के पैटर्न पे, जैसे यूपीएससी सवाल पूछता है वैसे ही जो है उसको भी पूछे जाएंगे। यूपीएससी मिक्स टेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसके अंदर लगातार वो अपनी नीश के ऊपर फोकस करता है, और कभी कभी क्वेश्चंस उन एरिया से भी आते हैं या फिर उन एग्जामिनेशन से भी आते हैं जो यूपीएससी द्वारा कराए गए हैं दूसरे पेपरों के लिए, जैसे कि सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, या फिर सीएपीएफ। तो इसका भी एक मिक्स टेस्ट जो है बनाया जाएगा। वही करंट अफेयर्स की रिवीजन कराई जाएगी पिछले एक साल की 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक। सीसैट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है कि मैं वो सीसैट में इतने अच्छे नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या फिर सिलॉजिज्म या लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम होती है। वहीं पर्सनलाइज मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है, आप अपने मेंटर के साथ पर्सनल बैठ के 1-to-1 बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स रिजॉल्व करा सकते हैं, और एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कैसे आपको फर्दर फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन में क्या आपको जो है स्ट्रैटेजी रखनी होगी। टेस्ट के डिस्कशन होंगे, ऑब्वियसली टेस्ट है तो उसके डिस्कशन भी होंगे। और एडुकेमी का जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है उसका नाम है प्रयास। प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें आपकी जो रैंकिंग्स है वो ऑल इंडिया लेवल पे जो है आपको बताई जाएंगी। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है 9 दिसंबर 2024 से। पहला टेस्ट जो है 14 दिसंबर को था और दूसरा जो टेस्ट है वो है 22 दिसंबर को। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 45% स्टूडेंट जो हमारे साथ लास्ट ईयर एनरोल किए थे उन सभी ने जो है क्वालिफाई किया 2024 के प्रीलिम्स को, और जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे थे उसमें 50% क्वेश्चन डायरेक्ट हिट थे हमारे प्रीलिम्स के यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, और वही एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। तो 9 दिसंबर से कोर्स शुरू हो चुका है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। More than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest. देखिए अब करेक्ट बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रॉपिकल वाटर्स में ही है लगभग सारे कोरल रीफ्स। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है इनके बीच में ही आपको ज्यादातर कोरल रीफ दिखेंगे, और यही आपका ट्रॉपिकल वाटर्स भी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और टेम्परेचर से ज्यादा सेंसिटिव है, तो सनलाइट भी आनी चाहिए इनको, और प्रॉपर एक जो है वार्म जो है आपका वाटर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही आपका ग्रेट बैरियर रीफ भी है, जो कि सबसे बड़ा कोरल रीफ माना जाता है पूरी दुनिया का। इसके अलावा कोरल सी हुआ, कोरल ट्रायंगल, ये सभी जो है आपके ये जो मैप पे अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, लिमोर सेट से ये वाली जो एरिया है वहीं पे आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आपको मिल जाएगा आराम से इन टेरिटरीज में। थर्ड पॉइंट है कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए कोरल रीफ्स को भी जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है, और वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कोरल्स हैं वो केवल 1% ही कवरेज कर रहे हैं पूरे अर्थ का, यानी कि पूरे ओशन वाटर्स का, और कम से कम 25% मरीन स्पीशीज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो है इसको कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। और हाँ, ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल फाइलम है इसमें देन कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर रामसर कन्वेंशन it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. Next statement is the wetlands rules 2010 were framed by government of India based on the recommendations of Ramsar Convention. And third is the wetlands rules 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetlands as determined by authority. Which of the statements given above are correct? देखिए पहली जो स्टेटमेंट है रामसर कन्वेंशन के बारे में है। आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई थी,
रैमसर एक जो है शहर है ईरान में, उसी के नाम से जो है इस कन्वेंशन का नाम भी पड़ा। और लिखा है इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड्स एंड टेरिटरी। देखिए ऑल द वेटलैंड्स के लिए मैंडेटरी नहीं कहा गया था, केवल उन वेटलैंड्स के लिए कहा गया था जिन्हें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस माना गया है, उसकी जो है कंजर्वेशन के लिए उसको आइडेंटिफाई करें, उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें और वाइजली यूज करें उसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो गई। सेकंड है द वेटलैंड्स 2010 रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रैमसर कन्वेंशन। ये बिल्कुल ठीक बात है, रैमसर कन्वेंशन के बेसिस पे ही जो है ये सारे के सारे रूल्स फॉर्मुलेट किए गए थे और ये सब जो है रिकमेंडेशन रैमसर कन्वेंशन ने ही दिए थे। थर्ड पॉइंट है कि रैमसर कन्वेंशन का जो रूल है वेटलैंड रूल्स, ये इनकम्पास करता है ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया रीजन ऑफ वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि किसी वेटलैंड एरिया को अगर आपको कंजर्व करना है, उसे अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करके रखना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कैचमेंट एरिया को भी आपको क्लीन रखना पड़ेगा। अगर आपका कैचमेंट एरिया खराब है तो वेटलैंड कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कैचमेंट एरिया वो एरिया है जो उसके इर्द गिर्द वाला एरिया और जहां से वो पूरा वाटर कैच कर सकता है, तो उसी को ही कैचमेंट एरिया कह देते हैं। तो अगर वही खराब है या किसी तरीके के पॉलिटेंट्स उसके अंदर है, तो आप कैसे जो है वेटलैंड्स को बचा सकते हो कि वो बिल्कुल प्योर रहेगा या कंजर्व रहेगा। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो 2 and 3 द राइट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ देखना ही नहीं है इसमें। तो कोडाईकनाल इन तमिलनाडु यही एक आर्टिफिशियल लेक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश की भी नेचुरल लेक है, नैनीताल उत्तराखंड वाली भी नेचुरल लेक है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश, जो कि रेणुका वहां की जो एक गॉडेस है उनके जो है नाम पे बनाया गया है इस लेक को। कोडाईकनाल तमिलनाडु की जो है आर्टिफिशियल लेक है, और बताया जाता है कि जो लेक है इसकी स्टार शेप है, इस लेक की जो है शेप है वो स्टार शेप के बारे में बात बताई जाती है। वही एक और लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है और काफी चर्चाओं में भी रहती है, इंपॉर्टेंट भी है, वो है हुसैन सागर लेक, जो कि हैदराबाद की लेक है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, थोड़ा इसका डिटेल पता करें ताकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसके बारे में पूछा जा सके। नेक्स्ट चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। Two important rivers, one with its source in Jharkhand and are known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? देखिए दो इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर रखी है, एक झारखंड से ओरिजिनेट हो रही है, दूसरी उड़ीसा से, और उनका सोर्स, और दोनों जो है कन्फ्लुएंस करती हैं, मर्ज करती हैं एक पॉइंट पे इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया के पास। तो ऐसी तो सिंपल, अगर आपने मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखी होगी तो आपको पता होगा कि बैतरनी और ब्रह्मणी, ठीक है, ये दो रिवर्स हैं जो कॉन्फ्लुएंस करती हैं, जो मर्ज करती हैं आपका भिटरकनिका पार्क के पास, भिटरकनिका जो मैंग्रोव्स हैं उनके पास, और इसी के बारे में ये बातचीत कर रहा है। तो दो रिवर्स वाला भिटरकनिका ही आएगा इसका। चांदीपुर ऑन सी, चांदीपुर देखिए एक कोस्ट है उड़ीसा में जो कि धीरे धीरे जो श्रिंक हो रहा है और वहां पे कोई कॉन्फ्लुएंस भी नहीं होता दो रिवर्स का, तो ये ऑप्शन तो रूल्ड आउट किया जा सकता है। गोपालपुर जो है एक पोर्ट टाउन है, पोर्ट सिटी है, यहाँ पे भी कोई रिवर्स ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम बोल सके कि रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है या ऐसा कुछ। शिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है वहां पे, ये मयूरभंज में है, और मयूरभंज में भी जो है किसी तरह का कोई भी वो नहीं हो रहा है वहां पे, और ना ही चांदीपुर और गोपालपुर किसी तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो भिटरकनिका है, काफी इंपॉर्टेंट है भिटरकनिका, इसके ऊपर घुमा फिरा के किसी और चीज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भिटरकनिका में सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव भी हैं इंडिया के। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव तो आप सभी जानते हैं सुंदरबंस के हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो है भिटरकनिका के पास आते हैं। फिर भिटरकनिका के यहाँ पे आपको साल्ट क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक दो चीजें हैं इसकी जो काफी अच्छी है, बार बार जो है न्यूज में भी रहता है भिटरकनिका, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर है भिटरकनिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो है 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैनग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलमिटीज। हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज। देखिए इसे ये पूछा है कि मैनग्रोव सेफ्टी हेज की फॉर्म में कैसे काम करता है, स्पेशली जब कोई कोस्टल कैलमिटी आ जाती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो कह रही है मैनग्रोव स्वैम सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय वाइड जोन विच पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट। देखिए ये तो कुछ ऐसा इसमें है ही नहीं सेफ्टी जैसा, वो तो ये कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलग कर देते हैं जिससे लोग वहां आ नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। सेकंड है मैनग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। ये बात सच है कि मैनग्रोव्स के यहाँ पे फूड और मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन इसका बेस्ट स्टेटमेंट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कैसे सेफ्टी करता है मैनग्रोव। तो कोई मेडिसिन प्रोवाइड करके सेफ्टी नहीं करता, इनफैक्ट वो डिजास्टर से प्रिवेंट करता है, डिजास्टर का इफेक्ट जो है मिनिमाइज करता है। ये तो कह रहा है आफ्टर नेचुरल डिजास्टर को दवाई मिलेगी। तीसरा है मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ
साइक्लोन और सुनामी। देखिए ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हालांकि ऐसा करता है वो, लेकिन सेफ्टी हेज के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि सेफ्टी हेज कैसे बना हुआ है या फिर कैसे सेफ्टी जो है प्रोवाइड करता है, वो है कि उसके जो रूट्स हैं, बहुत एक्सटेंसिव रूट्स हैं उसके, और एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स एक वर्ड है जो यूज किया जाता है उसकी एक्सटेंसिव रूट्स के लिए, जिसके अंदर स्टिल्ट एंड नी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन डीप रूट्स की वजह से जो है वो आपका किसी भी तरीके का सुनामी हो, चाहे वो 2004 का सुनामी हो या कोई बहुत बड़ा साइक्लोन हो, साइक्लोन एम्फेन की बात करूंगा मैं जो 2020 में आया था, इससे भी बहुत प्रोटेक्शन की थी उन लोगों की जो आसपास मैनग्रोव्स के रहते थे। तो इसी तरीके से मैनग्रोव्स की डेंस कनोपी है, एक्सटेंसिव रूट्स हैं, जिसकी वजह से वो अपरूट नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं वो जो मिनिमाइज करते हैं उसके इम्पैक्ट को। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because the rainforest is deficient in nutrients. Propagals of trees in a rainforest have poor viability. The rainforest species are slow growing. Exotic species invade the fertile soil of rainforest. देखिए ये जो इसका स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया तो वो जल्दी से रीजनरेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर रेन जो है बहुत ज्यादा होती है। अगर रेनफॉल हैवी होगी तो ऑब्वियसली वहां पे लीचिंग हो जाएगी, और लीचिंग हो जाने की वजह से उसके न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाएंगे। तो वही वो बोल रहा है कि सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि प्रोपेगल्स ऑफ द ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। प्रोपेगल्स का मतलब है कुछ सीड्स या कुछ प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, वो जो सीड्स हो या प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो उनकी कोई पुअर वायबिलिटी नहीं है, अच्छी खासी वायबिलिटी है उनकी। तो ये स्टेटमेंट को अलग करेंगे। रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग, जी नहीं, रेन फॉरेस्ट स्पीशीज जो है फास्ट ग्रोइंग है। इनफैक्ट पाइनियर स्पीशीज है, अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए तो अच्छी खासी तरीके से ग्रो कर जाती है। एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। ये पॉइंट भी है कि एक्सोटिक स्पीशीज जो है इन्वेड कर देती है फर्टाइल सॉइल को, लेकिन ये एक प्राइमरी रीजन नहीं है, ये आपका जो है सेकेंडरी रीजन है। और हमें यहाँ जो है पॉइंट उठाना है जो कि प्राइमरी रीजन हो। प्राइमरी रीजन जो है वो यही है कि रेन फॉरेस्ट जो है डेफिशिएंट है न्यूट्रिएंट्स में। वहीं इसका कंपैरिजन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से किया गया है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में रीजनरेशन जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे शेडिंग लीव्स का एक कॉन्सेप्ट है, और जो लीव्स जब शेड होती हैं तो वही जो है आपका डिकम्पोजिशन होकर ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन कर देती है लेयर ऑफ सॉइल के ऊपर। दूसरी चीज, वहां पे जो रेनफॉल है बहुत लो होती है, इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं है जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। लो रेनफॉल की वजह से वहां पे लीचिंग जैसी एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, तो वहां लीचिंग भी नहीं होती और ऑर्गेनिक मैटर भी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहां जो है इसलिए रीजनरेशन ज्यादा जल्दी होता है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, India is a party to Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statements best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention? देखिए बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, पूछा हुआ है कि रामसर कन्वेंशन को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन मांगी है। तो पहला पॉइंट है कीपिंग ऑल द साइट्स कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन सो दैट दे विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। देखिए पहली ही बात जो रामसर कन्वेंशन में वो ये है कि हमें जो वेटलैंड्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। सस्टेनेबल यूज करना है, वाइज यूज करना है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर मैन का या किसी कुछ लोगों का वहां पे इनएक्सेसिबल कर दें, उनको प्रिवेंट कर दें कि एक्सेस ही ना मिले, तो फिर वो वाइज यूज कैसे होगा? तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरा है कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। देखिए ओनली वर्ड आ जाता है तो वो अपने आप में एक डाइसी वर्ड होता है। अगर आप सिर्फ इकोसिस्टम अप्रोच या फिर टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इको टूरिज्म इन्हीं के लिए उसको रोक देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वो भी जो है एक सस्टेनेबल तरीका नहीं माना जाएगा, वो भी नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर अ पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन क्या रहा है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया वहां रख दें। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच साइट एंड देन अलाउ सस्टेनेबल यूज ऑफ देम बाय फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल ठीक है ये कि एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख जाए कि ये इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इसके पास लगाई ना जाए, इस तरीके की पर्टिकुलर एग्रीकल्चर ना की जाए, यूट्रोफिकेशन से बचाने के लिए पेस्टिसाइड और दूसरे कॉन्टामिनेंट्स का डिस्चार्ज इसके अंदर ना किया जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक स्टेटमेंट है, हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। जो डी स्टेटमेंट है कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज, ये भी हाफ हार्टेड स्टेटमेंट है, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उतनी हॉलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली में स्पेसिफिक क्राइटेरिया देने की बात कर दी है, यहाँ पे वो नहीं दी है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी इस क्वेश्चन में और उसी के बाद ये सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। किन में से इनके पास जो है सबसे बड़ा
लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड है वो राजस्थान के पास है, और वो है सांभर लेक। सांभर लेक के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, जयपुर के पास है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल जो है अजमेर पड़ता है। ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि इनलैंड लेक लार्जेस्ट इंडिया की ही नहीं है सांभर लेक, इनफैक्ट साउथ एशिया की जो है सबसे बड़ी इनलैंड लेक मानी जाती है सांभर लेक। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में कोई भी आपका सलाइन लेक नहीं है, और गुजरात में हाँ सलाइन जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन वो इनलैंड सलाइन नहीं होगा, वो तो कोस्टल सलाइन माना जाएगा, और वो है आपका रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो वो हो जाएगा। हरियाणा के पास किसी भी तरह का कोई सलाइन वेटलैंड नहीं है, ना इनलैंड है ना कोस्टल है, कोस्टल एरिया तो उसमें है ही नहीं। वहीं सांबर लेक जो है वो यूज होती है साल्ट प्रोडक्शन के लिए भी, ये भी याद रखें। साल्ट प्रोडक्शन, साल्ट पैंस वगैरह जो है आपका इसमें ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे आज के 10 के 10 क्वेश्चन खत्म हुए। प्रो मेंटर टिप आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब भी आप लेक, एस्चुरीज, नेचुरल वेजिटेशन इस टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमेशा फोकस कीजिए कि जिस लेक के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ लेक किस तरह की है, मतलब वो ग्लेशियर लेक है, नेचुरल लेक है, या फिर आर्टिफिशियल लेक है, ये सब पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लेक जो है वो कहाँ आपका सिचुएटेड है, किस सिटी में है, या फिर कहाँ उसका ओरिजिन पॉइंट है। कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिवर जो है उसके अंदर डिस्चार्ज कर रही है वाटर, या फिर उस पर्टिकुलर लेक से दूसरी कई सारी रिवर्स जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बना रही हो। तो इस तरह की चीजें आपको पढ़नी होंगी। इंटरलिंकेज करना होगा क्लाइमेट चेंज या इकोसिस्टम के साथ, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे जो डेटा वगैरह है वो बहुत पुराने दिए हुए हैं। आपको ये देखना होगा कि आज की डेट में कहीं यूट्रोफिकेशन से वो इम्पैक्ट तो नहीं हो रही है, कोई एक्सेस न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर तो डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, कोई पॉल्यूशन है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है, या फिर दूसरे फॉस्फोरस या दूसरे नाइट्रेट्स हैं वो उसके अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई और प्रॉब्लम हो रही है। वाटर हैकेंथ एक पर्टिकुलर स्पीशीज की धीरे धीरे जो है लेक्स को जो है खराब करती जा रही थी। तो इस तरह की चीजें भी देखने की जरूरत है आपको। और जब भी आप टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करें तो प्लीज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय ना करें। अगर आप जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करेंगे तो हो सकता है आपके चांसेस जो है वीक हो जाए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने में। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको हेल्प करेगी। डेप्थ में जाइए पर्टिकुलर टॉपिक्स के और उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कीजिए। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ। इसके अलावा हम फिर से आएंगे एक नई वीडियो लेके, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एनवायरमेंट की वीडियो अभी आनी बरकरार रहेंगी, और आप जानते हैं कि ज्वाइन करना है आपको। आप सभी के लिए एक बेहतर प्रोग्राम है एडुकेमी का प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम, जो 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।